नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरओ यारो 2021 के मॉक टेस्ट 11 को हम करने जा रहे हैं। जीएस के क्रम में ये छठा टेस्ट पेपर है। हिंदी के 5 और जीएस के 5 हम पहले कर चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंतर्गत हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो 50 प्रश्न होंगे इनमें जिनका भी स्कोर 35 प्लस आएगा वो बहुत अच्छी स्थिति में है। 37-38 प्रश्न जिनका सही होता है, जिनका इससे कम आता है थोड़ी मेहनत करें, और जिनका 30 से कम आ रहा है वो अपनी कमजोरियों को पहचाने और अच्छे से उसको ढूंढकर पेपर के पहले दूर करें। यहाँ पर हम 50 प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारा ज्वाइन करते हैं तो उसमें 140 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आपको मिलता है जीएस का, और 60 प्रश्नों का आपको मिलता है हिंदी का, जैसा कि आयोग आपसे पूछता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से, या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं आरो 2021 या 21 लिखकर 6307281212 पर, जिसपे आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है, अगला नहीं पहला ही ये प्रश्न है, उसको हमको देखना है। आदत सी बन जाती है और जब कोई चीज आदत में तब्दील हो जाती है तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अक्सर बोलता हूं ना, अगला प्रश्न है तो देखिए यहां भी बोल गया। पढ़ने की आदत आप डाल लीजिए, और जब आदत आपकी बन जाएगी तो आप आदत आदत के कारण ऐसे काम कर डालेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और पढ़ाई तो ऐसी चीज है जो आपको हमेशा कुछ सिखाती ही है, तो आदत की आदत ऐसी ही होनी चाहिए कि अच्छी आदत आपकी पड़ जाए। ठीक है ना, मतलब आदत डालने की आदत भी अच्छी आदत डालने की आदत होनी चाहिए। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, पहला। और दूसरा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। जो एंजाइम होते हैं वो, जो मतलब अग्नाशय से प्रोटीनों का जो पाचन करने वाले एंजाइम की बात हो रही है, तो वो कहा जा रहा है क्षुद्रांत में होते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें ये कथन कारण, पहले तो देखिए दोनों सही है कि नहीं। जहां पे केवल लगा हो थोड़ा सा सोच जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ये गलत ही होता है, लेकिन 90% तो ये गलत होता ही है। पहला गलत है, दूसरा जो है सही है, क्योंकि इसमें दोनों गलत हो भी नहीं सकते। अगर पहला गलत पक्का पता है तो आप तुरंत ऑप्शन उठाइए, डी ए गलत है और आर सही है, इसको टिक कर दीजिए। जब दोनों सही होंगे तब समस्या होती है ए करें कि बी करें, तो उसमें क्योंकि लगा के देखिए कि पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद क्योंकि आप लगाते हैं तो क्या दूसरा उसको क्योंकि लगाने के बाद में कारण बता रहा है। इस तरीके से आप उत्तर निकाला करिए। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये तो सही बात है। जठर रस में पेप्सिन जो होता है, तो वो एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है ना। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन चेंज बदल देता है उसमें। तो आमाशय के पश्चात भोजन, जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, और प्रोटीन को फिर पॉलीपेप्टाइड में वो परिवर्तित कर देता है। इतनी व्याख्या आप पढ़ लेंगे तो 2-3 प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। जो सेलुलोज है वो मानव शरीर में पाचन उसका नहीं हो सकता, पाचित नहीं हो सकता। और दूसरा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। ये भी कथन कारण का देखिए अगला प्रश्न है। मनुष्य के पाचन तंत्र में आप देखेंगे तो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम के तौर पर अगर आप कह रहे हैं जाने जाते हैं, तो ये गलत है। पचाने वाले ये एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। मानव के पाचन तंत्र में सेलुलोज जो है वो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। पहला तो सही है ना, बिल्कुल सही दिया है स्टेटमेंट। और दूसरा है कि स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज ये सब जो होते हैं स्टार्च को माल्टेज में तोड़ देते हैं, ये सही है। स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज और ये सब जितने भी उसमें विद्यमान रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं, और मनुष्य की लार में ये सब पाए जाते हैं। तो दोनों कथन तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये क्योंकि लगाएंगे तो क्योंकि से इसका ये व्याख्या नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां भी दिया होगा कि दोनों सही है किंतु स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन दिए हुए हैं, नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं और अन्य साधन। आपको अवरोही क्रम में बताना है कि कौन सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नलकूप प्रयुक्त होते हैं, नलकूप के बाद नहरें प्रयुक्त होती हैं, नहरों के बाद में तालाब, कुएं और उसके बाद में अन्य साधन। तो 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से शुरू हुआ था और 1798 से 1805 के बीच में 7-8 सालों का इसका कार्यकाल था। और इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। अगर उद्देश्य पूछा जाए, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि होलकर जो थे कहाँ के, इंदौर के थे, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी तो उसमें हैदराबाद ने की थी 1798 में, ठीक है, और मैसूर ने 1799 में की थी, 1799, और तंजौर, अवध, अवध इसमें दिया हुआ है, तो अवध ने जो किया था वो 1801 में किया था। और अगला दिया हुआ है सिंधिया, तो सिंधिया ने 1804 में किया था, 1804 में। तो ये 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है, यहाँ ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या इसका एक नाम और होता है कुशल आक्रमण्यता की नीति। आंग्ल अफगान जो संबंध है उनके संदर्भ में इसको देखा जाता है और ये एलन बरो था, उसी के काल में प्रारंभ हुई और लॉर्ड एक नॉर्थब्रुक का नाम आता है, तो नॉर्थब्रुक के काल तक ये चलती रही थी, ठीक है। यहाँ पर लॉरेंस हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। क्वेश्चन बड़ा सरल है, अस्पृश्यता अगर आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत बताएंगे आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो आप जान रहे हैं वही पूछा जा रहा है, आर्टिकल 17 है ना, अनुच्छेद 17, 17। तो ये कोई भी निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी, ये कठिन भाषा ऐसी ही उसमें लिखी गई है। अस्पृश्यता का अंत इसके अंतर्गत किया गया है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में संकटग्रस्त संगाई का एकमात्र निवास स्थल है। केमजुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिल्कुल सही है कि ये संकटग्रस्त जो संगाई है उसके लिए जाना जाता है और एकमात्र इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसका एरिया अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए। और ये भारत में जो ये संगाई है इसका निवास स्थान है, इसी कारण से इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ पर दिया है देखिए मेघालय, ये मेघालय नहीं, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर झील किस नदी के जल को रोककर निर्मित की गई है। नागार्जुन सागर झील जो है ये एक बांध परियोजना बनाई गई थी, भारत के तेलंगाना राज्य में अभी ये स्थित है। और इसका नामकरण जो बौद्ध विद्वान नागार्जुन थे उनके नाम पर किया गया था। और 1903 में ब्रिटिश राज्य उस समय हुआ करता था, उस समय इसकी योजना बनाई गई थी और 10 दिसंबर 1955 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नींव तब उन्होंने रखी 1955 में। और ये स्थित है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कृष्णा नदी पर ये स्थित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और उसे दास्ता से मुक्ति दिला दी। ऐबक जब सिंहासन पर बैठता है तो ऐबक सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की थी। ऐबक के बारे में 2-3 बातें यहाँ पर नोट कर लीजिए। एक तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, उसने मलिक और सिपह सलार की पदवियों के साथ ही शासन करना पसंद किया। मलिक कहता था खुद को, सिपह सलार कहता था। अपने नाम का खुतबा भी उसने नहीं पढ़वाया। अगर सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की तो खुतबा क्यों पढ़वाएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो खुतबा भी उन्होंने नहीं पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी उसने नहीं चलाए।
लेकिन बाद में जब गोरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन हुआ तो गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था और उसे दास्ता से फिर मुक्ति दे दी थी। 1208 की ये बात है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। फिरदौसी का शाहनामा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित है अफरासियाज वंशज, और ये अफरासियाज जो वंशज है ये शब्द किसके लिए आया है, ये आया है बलवन के लिए। बलवन ने ये बात कही थी, जबकि ये ऐसा कुछ था नहीं, बहुत अच्छा कुलीन नहीं था, लेकिन मानता था जब आपके पास पावर आ जाती है तो आप जो कहते हैं सबको मानना पड़ता है। तो बलवन ने दरबारी वैभव की स्थापना को महत्वपूर्ण समझा। उसने अपने को गुड ब्लड का बताया, उसने अपने को रॉयल ब्लड से जोड़ा, और उसने कहा जब हम कोई निम्न कुल के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे खून मतलब खून फड़फड़ा उठता है, अंग अंग फड़फड़ा उठता है, खून के दौरान बढ़ जाती है दिल की धड़कने मेरे कि मैं काट दूं उसका सर। मतलब ये बेवकूफी भरी बातें ये बलवन ने की थी। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। दूसरा है कि उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की और ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया। और अंतिम स्टेटमेंट है कि उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था। बलवन दरबारी वैभव को बहुत ज्यादा महत्व देता था, तो उसने जिले इलाही की उपाधि भी धारण कर ली थी। सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है उसको भी शुरू कर दिया था। नौरोज मनाना भी शुरू कर दिया था और गुप्तचर विभाग का उसने गठन भी किया था। तो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्तचर विभाग क्यों? क्योंकि जो असली शासन व्यवस्था थी उसकी वो सुचारू ढंग से चल पाए, अच्छे से चल पाए। जैसे आप जब व्याख्या पढ़ते हैं तो आपकी 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर जो लेंदी प्रश्न होते हैं छोटे छोटे कई प्रश्नों को समाहित किए होते हैं। तो जब आप हमारी टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें ऐसी व्याख्या और ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। हम फालतू व्याख्या नहीं डालते, लेकिन काम की व्याख्या ऐसी होती है कि आप जब उसको करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसे रिवीजन करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार होता है। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है अंतिम समय में, जब आप एग्जाम बिल्कुल करीब है, जब देने वाले हो। अगला जो प्रश्न है कि जल के संगठन में पाए जाने वाले सागरीय जल की बात हो रही है, पदार्थों का सही क्रम क्या है? अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा फिर उससे कम उससे कम। तो सागरीय जल का जो संगठन है बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम पहले क्लोराइड क्लोराइड कर दीजिए और उसके बाद में फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ये बिल्कुल सही इसका क्रम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और जरा इसी समय आप कमेंट करिए कि अगर मैं पूछ लूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये अगर आपसे मैं पूछ लूं शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, कमेंट करिए इसी समय, बताइए कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है लीवर। लीवर सबसे बड़ा है। लीवर के बाद में अगर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप इसको कहिए पैंक्रियास, अग्नाशय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा अकबर के शासनकाल में बनवाया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना 1504 की बात है, जब आगरा शहर की स्थापना हुई, और ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और इसे फिर अपनी राजधानी भी उसने बनाया था स्थापना करके, तो ये राजधानी बनाया, इस हिसाब से ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था, तो ये गलत है, क्योंकि नूरजहां ने आगरा में अपने मतलब ये किसके, अकबर के शासनकाल में बनवाया था, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये गलत है। बनवाया तो था आगरा में, अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था, लेकिन अकबर के काल में नहीं, ये जहांगीर के काल में बनवाया था। बात समझ में आ रही है?
ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने जैसे झांसी की स्थापना की थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने इलाहाबाद और आगरा में किले का निर्माण कराया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कुछ है ऐसे फैक्ट जो बार बार अलग अलग सिंगल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये नूरजहां जो बनवाई थी तब जहांगीर का शासनकाल था। 1857 के विद्रोह को कानपुर और लखनऊ जिलों में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलॉक और विंडम के कुचलने का प्रयास किया, विंडम ने कुचलने का प्रयास किया। दूसरा, 1857 के विद्रोह का प्रसार पूरे भारत में था। पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो लखनऊ, कानपुर और लखनऊ की बात हो रही है, तो कैम्पबेल, हैवलॉक और विंडम ये सही है। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था पूरे भारत में कहां से हो जाएगा? 1857 का विद्रोह पूरे भारत में नहीं था, उत्तर भारत में ही इसका प्रभाव था। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूरे भारत में इसका प्रसार नहीं हो पाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है, और दूसरा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। एक ही इसमें करेक्ट होगा, दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, तो ये निश्चित है कि सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो करेक्ट कुछ है ही है। अब पहला यहाँ पर ये गलत है, गलत है, पहला गलत है कि प्रकृति बाध्यकारी है। बाध्यकारी क्यों होगी? क्योंकि आयोग है, अपना सुझाव देगा, सरकार को मानना होगा तो मानेगी, तो बाध्यकारी नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है। योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया नीति आयोग ने, सही है। दूसरा है कि नीतियां टॉप टू बॉटम की ओर बनेंगी। चौथा है कि बॉटम टू अप की ओर बनेंगी। और हमारे देश में एक ही सही होगा इन दोनों में से, चाहे ये चाहे ये। अब सोचिए कौन सा सही है। और हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, ये सही है। तो टॉप टू डाउन नहीं बनेंगी, डाउन टू बॉटम टू अप बनेंगी, है ना, टॉप टू डाउन नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। नींबू, गाजर, संतरा, मूली किसमें विटामिन सी पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस तो यहाँ पे है, नींबू और संतरा, तो पहला तीसरा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइएगा? बता ही दिया, आप बताइएगा। और गाजर और मूली दोनों में। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा दोनों कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, दोनों इसका बोथ नेम। मॉर्निंग स्टार भी इसका नाम है और इवनिंग स्टार भी इसका नाम है। और ये तारा कौन सा है? तो ये है आपका वेनस, शुक्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सूर्य के निकट का नहीं है, लेकिन सब ये सबसे गर्म है, ये ध्यान रखिएगा। अगर गर्म की बात की जाए, चमकीले की बात की जाए, तो ये सब तरीके से क्या हो जाएगा? शुक्र ही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सब से यहाँ पे एक मोटा वातावरण का निर्माण होता है शुक्र में, और वहां यही कारण है जो शुक्र में गर्मी ज्यादा होती है। पृथ्वी के समान ही इसका आकार है, तो कई बार आपको ये मिलेगा कि इसको जुड़वा बहन भी कह दिया जाता है पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए भी जाने जाते हैं। 1905 में, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि गोखले कौन है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए ट्रेंड करने के लिए। ये इसकी इसकी इसका जो उद्देश्य था, इसकी जो स्थापना का कारण था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने गोखले ने की थी। और इनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। ए ऑप्शन। अब जरा बताइए गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ये उत्तर दीजिएगा, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? गोखले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं में गिने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? कौन सा आंदोलन था? मुस्लिम युद्ध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, इतना यह प्रभावी आंदोलन था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि हुई थी, तो तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। उसी के बाद की बात है, यहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन चला था। तो खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। हीरा, संगमरमर, स्नेहक और बालू।
हीरा क्या है? हीरा जो है ये कार्बन है, ए का 4। संगमरमर क्या है, जरा सुमेलित कीजिए। संगमरमर जो आपका हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा, बी का 1। स्नेहक की बात आती है तो स्नेहक आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, डी का 3। और बालू जो है ये सिलिकॉन हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 4 1 3 2, 4 1। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 1 2 3 दिया है। स्नेहक यहाँ पे ये ऑप्शन गलत यहाँ पर शायद सेट हो गया है ना। 4 1 2 3 यहाँ पे दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्नेहक यहाँ पे इसको 3 कर लीजिए आप। 4 1, कभी कभी आयोग भी ऐसा कर देता है, खैर ये मैं नहीं कहूंगा कि उसने आयोग करता है इसलिए मैंने कर दिया, ऐसे कर लीजिए, याद कर लीजिए इसी समय। बालू तो सिलिका होगी ही ना, तो अच्छा 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 ये मामला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गलत लिख गया है, डी और सी यहाँ पर समस्या हुई है, इस कारण से ऐसा ये यहाँ पे गलत हो गया है। चलिए याद कर लीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं होते हैं, एक ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसके अपरूप नहीं होते हैं, इसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न एक बार हमने एक टेस्ट सीरीज में दिया था, तो उसमें कुछ लोगों ने इसमें कंप्लेन भी किया था और बताया था कि इसमें तो सभी तत्वों के अपरूप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कार्बन के, फास्फोरस के, नाइट्रोजन के, है ना, ऐसा हमारे उसमें मिला था। इस प्रश्न को मैं आपको दे रहा हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, जो लोग साइंस वाले हैं। इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं। कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये 3 तत्व दिए हुए हैं और यहां पे बताना है कि किसके अपरूप नहीं होते हैं, है ना, जिसके एलोट्रोप्स नहीं होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूं, आप लोग घबरा जाते हैं। नाइट्रोजन के जो अपरूप होते हैं, जैसे कार्बन के अपरूप अगर आपसे पूछ लिए जाए तो 2 फैमिलियर एलोट्रोप्स होते हैं इसके अपरूप, ग्रेफाइट और डायमंड, ये 2 हो गए इसके। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फास्फोरस के, तो फास्फोरस के वास्तव में 3 होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, ये 3 होते हैं। और अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन के कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन के भी 2 होते हैं, है ना, एक अल्फा एंड बीटा नाइट्रोजन, एक अल्फा नाइट्रोजन, एक बीटा नाइट्रोजन। तो यहां पर अप्रूव नहीं होते पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा अगर कोई आपको होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, यदि क्या होगा? लिफ्ट नीचे जाए कि ऊपर जाए, कब आपको अधिक महसूस होगा? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, त्वरित होती है ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर की ओर जाती है, तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो भार है वो भार ज्यादा महसूस होगा, और नीचे की ओर जब जाएगी तो कम महसूस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? यहाँ पे 4 दिए हैं, इनमें से एक कोई है जो आनुवंशिक रोग नहीं है, तो बताइए। रतौंधी जो होता है, रंजकहीनता जो है, हीमोफीलिया, वर्णांधता। तो रतौंधी की बात यहां पर करें तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है, और रंजकहीनता जो है और अ, ये वर्णांधता जो है, हीमोफीलिया, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि ये जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज का मतलब कि एक जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण होता है। अगर मदर फादर में से है किसी को तो ये अगले पीढ़ी में जाएगा, ठीक है। रतौंधी ऐसी नहीं है, सामान्य सी विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी से हो जाती है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? अगर पित्ताशय में पत्थर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है, तो ये किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो पित्ताशय जो है ये वास्तव में फैट का एमएलसीकरण करने का काम करता है, और अगर वहां पे पत्थर हो जाएगा तो वसा के पाचन को ये प्रभावित करने लगता है, व्यक्ति मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वसा बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है: द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और अगर संवेग संरक्षण में आपसे पूछा जाए तो ये कोणीय नहीं रेखीय होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेट जो इंजन है वो अपने परिवेश से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और
ऑक्सीजन प्राप्त करके वहीं से अपने थ्रस्ट का निर्माण करता है। थ्रस्ट का मतलब यह है कि उसको चलाने के लिए, धक्का देने के लिए जो जोर चाहिए, जो बल चाहिए। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? ग्रहों की गति के नियम जब भी आपसे पूछे जाएं तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, ये तीनों कंफ्यूज होने लगते हैं लोग जब ये पुरानी बात है, कोई आज 10-20 साल पहले की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कब की बात है? ग्रहों के गति के नियम कब दिए गए थे? मोशन ऑफ प्लैनेट्स कब दिया गया था? इसको जरा बताइए। तो कैपलर जो महोदय थे, कैपलर महोदय, है ना, कैपलर महोदय ने ग्रहों के गति का नियम दिया था, कैपलर महोदय ने। और कैपलर महोदय ने यह बताया था कि ग्रह ग्रह जो है वो गति करते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कैपलर जो थे वो जर्मन गणितज्ञ थे, खगोलविद थे। जॉन कैपलर इनका पूरा नाम था। 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? कौन सम्राट ऐसा था जिसने शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, किसने दिया था? तो मुगल शासक 1717 की बात है, वहां पे बंगाल में मुगल शासक हुआ करता था। उसका नाम था क्या? सोचिए। अंग्रेजों से उसने कहा कि 3,000 रुपये मुझे ईयरली आप दो, वार्षिक तौर पर। आज के हिसाब से ये बहुत कम है, उस समय के हिसाब से ज्यादा हुआ करता था। और उसने कहा अगर 3,000 रुपये दे दोगे तो बिना अतिरिक्त चुंगी के व्यापार करने की सुविधा हम आपको देंगे। और उसका नाम था फर्रुखसियर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सारा गेम प्रैक्टिस का है। क्या आपको आता है, क्या नहीं आता है, कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कम आता है, ज्यादा आता है, पास होते हैं, तो सब लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, देखो पास किया। और सब लोग कहें या ना कहें, लोग गए भाड़ में। आप सेलेक्ट होंगे, सबसे पहले आप अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए सेलेक्ट होंगे। लोग क्या कहते हैं, उनका तो काम ही है कहना, छोड़ दो उनको, कुछ कहने दो। आप इस तरीके से तैयारी करो कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको लगे कि हाँ हमारा सब है कुछ तैयार, पढ़ा लिखा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला, गांधी चंपारण और सविनय अवज्ञा, ये आपको बताना है। इसमें सब सिंपल सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल 1930। गांधी का ये जो चंपारण है ये 1917 की बात है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त को हुआ था, 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अब इसको सेट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो 3 सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो इसमें, हाँ ठीक है, 1913। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे विकल्प नहीं होंगे। ये क्या हो रहा है, ये ऐसे विकल्प होंगे कि सबसे पहले 3 होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद में आपका हो जाएगा, नहीं, सबसे पहले जलियांवाला होगा, फिर चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। सेट कर लीजिए, इसमें सिंपल सी बात है, 2, 3, और उसके बाद में होगा आपका असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा। तो 2, 3, 1, 4, ये गलत यहाँ पर सेट हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 2, 3, 1, 4 ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपसे। आधुनिक भारत में तो ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का ये चला था 1940 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था वो पास किया गया था। तो मार्च 1940 यहाँ पर दिया है कहीं, ये देखिए सी, यही सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि क्या हो? बाहरी आक्रमण हो, कर सकता है। आंतरिक अशांति, निकाल दिया गया, अब नहीं हो सकता। सशस्त्र विद्रोह कर सकता है, सांप्रदायिक संघर्ष में नहीं। तो पहला और तीसरा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप भारत के संविधान में देखेंगे अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में
आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। और अगर इसका भाग आप देखेंगे तो ये भाग हो जाता है आपका 18। भाग जो है ये आपका 18 हो जाता है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान ऐसे समय जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए उस समय किया गया है। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक जो अशांति शब्द है 1978 में इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया था। आंतरिक अशांति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको पता है कि अनुच्छेद 19(1) में यह आता है, 19(1)(a) में यह आ जाएगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से आप 28 चले आइए, इस आर्टिकल में आ जाएगा। विधि के समक्ष समानता की बात होती है तो ये आर्टिकल 14 की बात हो रही है। समान आचार संहिता की बात है तो ये 44 जो आर्टिकल है। और ये डीपीएसपी जो है ये 36 से 51, तो 44 यहीं पर ये आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है, कहाँ प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, या अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे? बताइए। तो अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे आप जाएंगे दक्षिण अमेरिका में तो आपको फॉकलैंड धारा मिल जाएगी। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक ऐसी धारा होगी, हॉट होगी या कोल्ड होगी, जरा बताइएगा। फॉकलैंड धारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस बगदाद, लेबनान बेरूत, टर्की अश्काबाद और यूक्रेन अकमोला। बताइए कौन सा यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है? तो साइप्रस राजधानी की बात हो रही है। साइप्रस की राजधानी तो क्या होती है? निकोशिया होती है, निकोशिया। लेबनान की राजधानी बेरूत, सही है। टर्की की राजधानी अंकारा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो एक ही तो यहाँ पे देखो दिया है सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रटा हुआ होना चाहिए। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान, बड़ी बात है कि ये भारत का स्थान चीन पाकिस्तान से इसमें अच्छा है, क्योंकि बाकी चीजों में ये पीछे ही रहता है ना। चीन से तो कम से कम पीछे रहता ही है। और ये आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा की जो ये रैंकिंग है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, तो उसमें 47 रैंक भारत का हुआ करता था, अब 10वें स्थान पर आ गया, तो बहुत बड़ा सुधार इसमें हुआ है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की गई है? फ्रेट स्मार्ट सिटीज, आप टर्म की बात करिए, देखिए इसको टर्म क्या दिया हुआ है। तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन। अब ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज है तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा, उद्योग मंत्रालय हो सकता है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पता नहीं होते हैं, लेकिन आप जब गेस करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो आपको वो पता चल जाता है। तो इस लिहाज से आप जैसे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे या जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ इसको 2-3 बार पढ़ें तो हो जाता है, घबराइए ना क्वेश्चन देख के। अगला प्रश्न है, ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? ईज 3.0 के तहत किया है बेसलाइन प्रदर्शन में सुधार, और ये जो बैंक है वह है इंडियन बैंक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडे की जब बात उन्होंने की, तो ईज का एक नया संस्करण अनावरित किया, तो उसमें ये जो बैंक है उसको प्रथम पुरस्कार मिला, मतलब सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार इसने जीता। हाल ही में किस देश ने 2021 में स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये इस कार्यभार संभालने वाला देश कौन था? स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। भारत ने टीवी 2025 में रखा है लक्ष्य। अमिताभ बच्चन जी दिन भर बताया करते हैं ना बिग बी, तो उन्होंने कहा है 2025 तक टीवी को स्टाफ कर देना है, बिल्कुल समाप्त कर देना है, और ये भारत ही है जिसको अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार मिला है। निम्न देश में किस देश में शेयर्ड डेस्टिनी
2021 2021 रक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा किस देश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, इन देशों की सेनाएं संयुक्त तौर पर चीन में यह अभ्यास करने वाली थी, तब यह प्रश्न बनाया गया था, तो वो वहां पर हुआ। 6 से 15 सितंबर के बीच में यह हो चुका है। स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम कभी आपसे पूछा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के नाम से लॉन्च किया था। मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम है। मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र नए मतदाता अपना भेज के कहने का मतलब नए मतदाताओं को जागरूक करने का यह कार्यक्रम है। मतदाता शिक्षा देने का कार्यक्रम है। वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पुस्तक और लेखक, बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया, बिल्कुल सही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु, और एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा। अशोक लवासा की ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पूर्व में चुनाव आयुक्त रह चुके हैं अशोक लवासा। 3 किताबें ये सही हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल और राज्य की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये अपडेट होता रहता है, लेकिन फिलहाल अभी यही है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब, और आर एन रवि तमिलनाडु, और श्री मंगू भाई पटेल गुजरात, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड। ये सही है, ये सही है, ये सही है। मंगू भाई पटेल जो यहाँ पर गुजरात दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, और आपको बताना है मंगू भाई पटेल कहाँ के हैं इस समय राज्यपाल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2-3 प्रश्न मैं पूछता हूँ, जो लोग बताते हैं मुझे अच्छा लगता है, जो लोग नहीं बताते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक्टिव नहीं है, पढ़ाई में वो एक्टिव नहीं है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया गया, और वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या थी? क्या है इसकी थीम, ये आपको बताना है। लोकतंत्र दिवस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो इसकी थीम क्या है? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। लचीलापन अच्छी चीज होती है, हमेशा बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना ऐठुआ टाइप का आदमी है, तो जितना ऐठे रहेंगे रिश्ते उतने खराब होंगे। थोड़ा सा लचीलापन, जो डाल झुक जाती है वो टूटती नहीं है ना? जो जैसे मान लीजिए कि आप किसी डाल को पकड़ के खींच रहे हैं, तो जो झुक जाएगी नहीं टूटेगी, और जो नहीं झुकेगी तो आप उसको खींच के तोड़ देंगे। यही होता है ना। लसित मलंगा के बारे में असत्य कथन आपको बताना है कौन सा है? क्रिकेट की सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया। दूसरा है अफ्रीकी क्रिकेट टीम से खेलते थे। मुंबई इंडियंस टीम के सदस्य थे जो आईपीएल में होती है। उन्होंने 295 मैचों के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो बाकी सब यहाँ पे बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो अफ्रीकी टीम दिया हुआ है, अफ्रीकी टीम से ये नहीं खेलते थे। ये कहाँ से खेलते थे? ये श्रीलंका टीम से खेलते थे, श्रीलंकाई टीम से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? यूरो ग्रीन बॉन्ड है, और यूरो ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया वो किसके द्वारा किया गया बताइए? भारत की ओर से जारी किया जाने वाला ये पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भारतीय एनबीएफसी के द्वारा पहली बार इसको जारी किया गया है, इसीलिए पूछा जाना चाहिए इसको। और ये जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो अंग्रेजी में होगी कि नहीं, तो जीएस का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जीएस और जो हिंदी है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और बाकी ये देखिए जीएस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। और हिंदी का टेस्ट तो हिंदी में होगा ही, वो तो ग्रामर का और सामान्य हिंदी का टेस्ट है, तो हिंदी में ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सितंबर में ही ये भी मनाया जाता है, और सितंबर की ही सारी डेट दे दी है। आजकल आयोग जो है, कमीशन, वो ऑप्शन जो है बड़े क्लोज बनाने लगा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी नजर पार की रखनी पड़ेगी। हल्के से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो 21 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 2021 में जो थीम थी, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक न्यायसंगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, ये इसकी थीम थी।
अगला जो प्रश्न है, प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? भारतीय संविधान का एक संशोधन हुआ था, और वो संशोधन का जो क्रम था वो 52वां संविधान संशोधन था, और ये आया था 1985 में, और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची लाई गई थी। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए थे, आप ऐसे कहिए। तो किसी दल में एक साथ पूर्ण रूप से दल बदल या लघु दल बदल या दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी ये सब प्रावधान उसमें किए गए थे, और इसी के तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। धर्म उनका कोई भी हो, अनुसूचित जनजाति में वो शामिल की जा सकती है अगर वो जनजाति है। भारत में अनुसूचित जाति के अंतर्गत केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध और सिख की ही शामिल है, धर्म के ही व्यक्ति आ सकते हैं, अन्य के नहीं। अब बताइए क्या सही है? जो संवैधानिक आदेश है 1950 का अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, उसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म निष्ठा से स्वतंत्र रखा गया। किसी भी धर्म को मानने वाली कोई भी जनजाति है उसको कहा गया कि शामिल किया जा सकता है। लेकिन अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध और सिख भी शामिल हैं, धर्म के ही व्यक्ति आ सकते हैं, अन्य के नहीं। संवैधानिक आदेश 1950 में जो पारित किया गया, तो उसके पैरा 3 में ये बात भी कही गई। तो ये दोनों बातें यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना? कंट्राडिक्शन टाइप का आपको लग रहा है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48 से पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे, मतलब 3 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 विकल्प हैं, आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तीनों सही हैं। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता 39A में, 43A में प्रबंधन में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और पर्यावरण की रक्षा के लिए सुधार करना 48A में। तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आपको किसी भी तरीके से आपको कोई हेल्प चाहिए या आप कोई हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे 6307281212 जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें। और हिंदी के टेस्ट सीरीज भी हमारी अलग से भी उपलब्ध है, उसको भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। करंट अफेयर हम आपको पूरा प्रोवाइड कराते हैं, जनवरी से लेके अभी तक का, नवंबर तक का मिल जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम है 5 दिसंबर को, तो उसको आप रिवाइज करके जा सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।